नमस्कार साथियों, मनोज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। साथ ही इस वीडियो में हम प्रथम राजभाषा आयोग 1955 और राजभाषा अधिनियम 1976 के मुख्य बातों का आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 120 और 210 के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा होती क्या है। तो राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रभाषा विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1900 से 1947 में हमें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो पूरे देश के संवाद के लिए, एक ऐसी भाषा जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके। उसमें हिंदी काफ़ी सार्थक सिद्ध हुई। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क के लिए आवश्यक है। वैसे तो सभी भाषाएं, लगभग 1600 से भी ज़्यादा जो भाषा भारत में बोली जाती है वो राष्ट्र की भाषा है, किंतु राष्ट्र की जनता जब राष्ट्रीय एवं तत्कालिक हितों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता समझने लगती है तो वही राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा पूरे देश के संपर्क की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। संविधान में कहीं राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक और व्यवहारिक एवं जनमान्यता प्राप्त शब्द है। हमने बहुत इस किताब देखे हैं जिसमें हिंदी राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि बार बार हिंदी राष्ट्रभाषा है, कोई भाषा या कोई शब्द बार बार यानी कि रूढ़ हो जाने के कारण ही वो हिंदी राष्ट्रभाषा मान लिया गया। लेकिन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, या फिर कहें राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द है ही नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। और पुराने ज़माने में राजाओं और नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के रूप में राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह स्पष्ट हो जाती है कि राजभाषा का मतलब सरकारी काम काज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होती है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती है। अब राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णन है। तो देखते हैं कि 343 से 351 का अनुच्छेद क्या कहते हैं। संविधान के भाग 17 राजभाषा क्या होगी ये वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है कि संघ की भाषा, कि संघ की भाषा कैसे होगी। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 343 संघ की भाषा। तो अनुच्छेद 343 एक में कहता है कि संघ की राजभाषा
हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का जो रूप है वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो यह साफ सिद्ध हो जाता है कि भाषा जो है राजभाषा वो हिंदी है। संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजभाषा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो यह अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी है यह लिखा गया है। अब अनुच्छेद 343(2) क्या कहता है? इसमें कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अब ऐसा इसलिए क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन काल में जो भाषा उपयोग में लाया जाता था वो अंग्रेजी में लाया जाता था। तो एकाएक अगर तुरंत वो भाषा बदल दिया जाएगा तो काफ़ी तकलीफ होगा। इसलिए उसमें सुधार लाने के लिए सभी जितने प्रकार के कार्य होते थे उसमें परिवर्तन लाने के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया कि संविधान जब लागू हुआ 1950 में तो 15 वर्ष की अवधि के बाद यानी कि 1965 तक ये क्या हो गया 1965 तक अंग्रेजी चालू रहेगा। उसके बाद ही राजभाषा अपने अपने क्षेत्र में लागू होगा। अब अनुच्छेद 343(3) क्या कहता है? अब अनुच्छेद 343(3) ये कहता है कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों का देवनागरी रूप का यथावत जारी रख सकता है। अब अनुच्छेद 343(3) में कहा कि 15 वर्ष के अवधि के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो विधि द्वारा अंग्रेजी और देवनागरी रूप जो है अंकों का वो जारी रहेगा। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 344 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत, तो 5 वर्ष के उपरांत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग 1955 ये गठित हुआ। उसके बारे में हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हम कंप्लीट कर लेते हैं अनुच्छेद 343 से 351। उसके बाद हम राजभाषा आयोग 1955 के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अध्याय 2 में लिखा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा कैसी होगी ये अध्याय 2 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषाओं में या हिंदी शासकीय परियोजना के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। यानी कि इसमें कहा गया कि जब कोई राज्य वहाँ की जो भी राजभाषा होगी, कोई भी भाषा होगी, हिंदी होगी या फिर जो भी वहाँ के होगी, अगर वो दोनों स्वीकार नहीं करने के बाद अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ यथावत जारी रहेगा। अब देखते हैं आगे का अनुच्छेद क्या कहता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 346 क्या कहता है। तो इसमें है कि संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो
उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। इसमें यह है कि अगर राज्य दूसरे राज्य से या संघ की राजभाषा होगी और एक राज्य दूसरे राज्य का परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार कर लेता है तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अब अध्याय 3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा। अध्याय 3 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी। तो अनुच्छेद 348 में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियम आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होगी वो 348 में वर्णित है कि जब तक उपबंध ना हो जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद में अंग्रेजी भाषा जारी रहेगा। तो अब उपबंध होने के बाद भी यानी अनुवाद अंग्रेजी में होने के बाद भी जिस राज्य का राजभाषा हिंदी है वहाँ पर अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हिंदी का उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं अंग्रेजी में, जितने भी कानून आते हैं अंग्रेजी में आते हैं, तो ये सारे कार्य जो हो रहे हैं वो अंग्रेजी में यथावत अभी तक जारी है। और इसमें खासकर अभी किसानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई केस आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल जाता है तो वहाँ पर किसान क्या कहना चाह रहा है या वकील कुछ भी लिख दे रहा है तो किसान कैसे समझेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 349 क्या कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। अब 1949 में जो विधियां अधिनियम आएंगे वो राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकता है। अब अध्याय 4 विशेष निर्देश। क्या निर्देश दिए गए कि अनुच्छेद 350 में कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकती है। अब 350 में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। यानी कि अगर कोई भाषा बहुत कम संख्या में उसकी बोलने वाले की संख्या कम है तो उसकी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा दी जाएगी वह उसके मातृभाषा में दी जाएगी। अब उसकी मातृभाषा जो भी होगी उर्दू, बंगाली, हिंदी, खोरठा उस भाषा में दी जाएगी। दूसरे में क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा होगी। कहते हैं जिस भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी ताकि उन लोगों को बात को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे समझा जाए, उसमें अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब अनुच्छेद 351 इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। जो हिंदी के क्षेत्र में विकास कर रहा है वो संघ उसको प्रोत्साहन भी दे। ऐसा अनुच्छेद 351 में वर्णित है। अब हम अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या कहता है। तो अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा।
अनुच्छेद 210 कहता है कि प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगी। यानी कि प्रांत का जो भी राजभाषा वहाँ का होगा वहाँ पे उस भाषा में हो सकता है या फिर अंग्रेजी में या फिर हिंदी में वहाँ पे हो सकता है। आगे हम अनुच्छेद 344 में जो वर्णित है कि राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत, तो वही 5 वर्ष के उपरांत 1955 प्रथम राजभाषा आयोग 1955 राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। इसके 21 सदस्य थे और इसका गठन 7 जून 1955 को बीजी खेर के अध्यक्षता में इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव दिए थे, वो हम अभी पढ़ेंगे। और इस राजभाषा आयोग को बाल गंगाधर खेर आयोग भी कहा जाता है। तो देखते हैं इनमें क्या मुख्य सुझाव दिए थे। तो पहला यह है कि किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। आगे देखते क्या इस आयोग की और मुख्य बातें थी कि हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का माध्यम है। और सुझाव दिए हैं कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए ताकि दोनों के बीच हिंदी और जो भी दक्षिण भारत की भाषा है वो आपस में समझ सके, तभी समन्वय हो सकता है दोनों राज्यों के बीच। क्या कहता है फिर आगे कि भारत सरकार का प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो ताकि हिंदी का विस्तार हो सके। फिर कहते हैं कि संसद व विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। हिंदी और प्रादेशिक भाषा जो भी राज्य की उनकी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, उनका भी व्यवहार होना चाहिए। और यह फिर आगे है कि प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का एक अनिवार्य पत्र रखा जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को पढ़ सके। कि भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब थे प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के मुख्य सुझाव। अब आगे हम पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले क्या किया कि भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। इसमें जो हिंदी के क्षेत्र हैं उन्हें अलग बांटा गया, जो हिंदी और दूसरी भाषा है उनको अलग रखा गया, और जो सिर्फ अलग ही भाषा है उसे अलग रखा गया है। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है। तो फर्स्ट में ये हो गया क वर्ग में। तो क वर्ग में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली। यह सब हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाएंगे क वर्ग के क्षेत्र में। अब ख वर्ग के क्षेत्र में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। इसमें क्या होगा, हिंदी के साथ साथ और भी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होंगी उन्हें ख वर्गों के क्षेत्र में रखा गया। और ग वर्ग के क्षेत्र में शेष सभी राज्य एवं संघ का जितने भी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है उन्हें ग वर्ग के क्षेत्र में रखा गया है। अब देखते हैं क श्रेणी के वर्गों के लिए
कि केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ये हो गया क वर्ग की श्रेणियों के लिए, यानी कि जो हिंदी भाषी थे। और ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा। तो ये हो गया ख श्रेणी के क्षेत्र में, ताकि हिंदी का भी इन क्षेत्रों में धीरे धीरे विस्तार हो। और कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। अब इसमें दोनों तरह से, यानी कि दोनों भाषा का प्रयोग होने के बाद हिंदी का धीरे धीरे विस्तार होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन का अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो, वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा। ये थे राजभाषा अधिनियम 1976 के मुख्य सुझाव, जिससे हिंदी के विकास में काफ़ी बल मिला। और हम देखते हैं अभी कि हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। हिंदी की वर्तमान स्थिति कि वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना है। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गर्व समझते हैं और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही थे वो भूल जाते हैं। महात्मा गांधी जी का ही कथन था कि करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। साथ ही हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी के अपेक्षा दोगुनी तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों, न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। उपर्युक्त ये सभी समस्याएं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में एक कठिनाई होती है। वर्तमान में भारत में हिंदी का विस्तार काफ़ी हो रहा है और सिर्फ भारत में ही नहीं, अनेक दूसरे देशों में भी हिंदी का बहुत बोलबाला हो रहा है और बहुत जल्द हम हिंदी को एक अच्छी स्थिति में देखेंगे जो हम देखना चाह रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं वो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।